अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ बेस। हमने ऑर्गेनिक एसिड्स और ऑर्गेनिक बेस के बारे में यहाँ पे स्टडी करना है। तो उससे पहले उसको जो है स्टडी करने के लिए इनकी स्ट्रेंथ के बारे में हमें सबसे पहले देखना है। अगर एसिड की बात करें तो एसिड क्या होता है। एसिड हमारे पास वो होता है ऐसी कोई स्पीशी जो कि प्रोटॉन रिलीज़ करे। प्रोटॉन मीन्स एच पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं प्रोटॉन। जो भी स्पीशी प्रोटॉन रिलीज़ करती है उसको हम एसिड कहते हैं। अब किसी स्पीशी की जितनी उस प्रोटॉन को रिलीज़ करने की एबिलिटी है, अगर कोई स्पीशी बहुत जल्दी से प्रोटॉन रिलीज़ कर देती है तो हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर कोई स्पीशी प्रोटॉन जल्दी से रिलीज़ नहीं करती, उसको मुश्किल होती है प्रोटॉन रिलीज़ करने में, तो हम कहते हैं कि ये वीक एसिड है। हम इसको एसिड की जो स्ट्रेंथ है उसको आयनाइजेशन कांस्टेंट की सेंस में भी इसको डिफ़ाइन करते हैं। हम कहते हैं कि ये एसिड कोई होती है जो भी स्पीशी एसिडिक होगी वो आयंस में डिसोसिएट होगी, एच पॉजिटिव आयन देगी और नेगेटिव आयन देगी। एच पॉजिटिव आयन हमारे पास प्रोटॉन होता है तो मीन्स वो प्रोटॉन देगी। अब हमारे पास जितना ज़्यादा आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है के ए, आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड, वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही वो एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू कम है तो हम कहते हैं कि ये एसिड वीक एसिड है। लेकिन हम इसको पी के ए में कन्वर्ट करते हैं। आयनाइजेशन कांस्टेंट मींस के ए को क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो होता है के ए की वैल्यूज़ होती हैं वो नेगेटिव में आती हैं। तो हम एक मोस्ट सूटेबल मेथड अडॉप्ट करते हैं कि हम इसका के ए का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। नेगेटिव लॉग लेके उसको पी के ए में कन्वर्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो पी के है वो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए है आयनाइजेशन कांस्टेंट का। मीन्स अगर हम के ए को कह रहे थे कि उसका डायरेक्ट रिलेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ पे, एसिड की स्ट्रेंथ पे, तो पी के ए का इनवर्स रिलेशन होगा एसिड की स्ट्रेंथ से। मीन्स अगर हमारे पास आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए की बात की गई हो तो जितनी ज़्यादा के ए की वैल्यू उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अगर पी के ए की वैल्यू इंक्रीज है, ज़्यादा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। इस तरह से इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कि एसिडिटी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है उसके लिए कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। हमारे पास सबसे पहला फैक्टर है इसका स्ट्रेंथ ऑफ एच ए बॉन्ड। एच ए बॉन्ड, ये हमारे पास कोई भी स्पीशी है जिसके साथ हाइड्रोजन इस तरह से अटैच है और इसने यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ए को डोनेट करके एच पॉजिटिव आयन की फॉर्म में यहाँ से रिमूव होना है और जो ए स्पीशी है उसको ए नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना है। तो अब इन दोनों की जो स्ट्रेंथ है उसकी बेस पे हम कहेंगे कि ये हमारा जो एसिड है वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आ जाता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। जो हमारे पास जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ये ए है, यहाँ पे एक अटैच है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ को इफ़ेक्ट करेगी। ये हम एग्जांपल के साथ इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इफ़ेक्ट करेगी। थर्ड फैक्टर है हमारे पास फैक्टर स्टेबलाइजिंग ए नेगेटिव आयन कंपेयर्ड विद एच ए। एच ए है, जब हम इसने डिसोसिएट होकर प्रोटॉन देना है और साथ में हमारे पास ए नेगेटिव आयन बन रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी पे भी एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा ये स्टेबल होगा उतनी ही जल्दी ये एच प्रोटॉन रिलीज़ होगा यहाँ से और वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसकी स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। लास्ट वन है कि नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट जो है कि कौन सा सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं उस एसिड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, वहाँ पे इसको डिस्कस करते हुए ये सारे फैक्टर्स देखते हैं। ठीक है।
सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक कंपैरिजन आ जाता है। ये कह रहे हैं कंपैरिजन तो नहीं है, सिंपल इन्होंने पहले फॉर्मिक एसिड को एक्सप्लेन किया हुआ है। हमने फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड को लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, ठीक है, एक कार्बन है और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो उसका जो फर्स्ट मेंबर फॉर्मिक एसिड है। अब यहाँ पे क्या होना है कि इस हाइड्रोजन ने रिमूव होना है, इसने प्रोटॉन यहाँ से रिलीज होना है। अब हमारे पास ये वाली स्पीशीज जो है, आप इसको ए कह लो, ये ए स्पीशी है, और ये एच, यहाँ से ये वाला जो प्रोटॉन रिलीज होना है। पहले तो हमने देखना है इस बॉन्ड की जो हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, ये हमारे पास क्या है, पोलर बॉन्ड है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑक्सीजन एक साइड पे अटैच है इस हाइड्रोजन के। हम ऑक्सीजन को कहते हैं कि ये इंडक्टिवली विड्राइंग इफ़ेक्ट रखता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रा करता है। तो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है, उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, वो ऑक्सीजन उनको विड्रा कर लेता है, अपनी तरफ उनको खींच लेता है। तो इस पे क्या हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया इंडक्टिव इफेक्ट की बात हम कर रहे हैं। अगर हम मेसोमेरिक इफेक्ट की बात करें तो इस ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर भी है जो कि डीलोकलाइज हो रहा है इस कार्बोनाइल के साथ। ठीक है, तो इंडक्टिवली और मेसोमेरिकली दोनों इफेक्ट देखें तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के जो दरमियान बॉन्ड है वो इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट इस ऑक्सीजन का दोनों इसको फोर्स कर रहे हैं कि यहाँ से लीव कर ले, यहाँ से प्रोटॉन रिमूव हो जाए। अब यहाँ से अगर प्रोटॉन रिमूव हो जाता है तो ये इस तरह से ए नेगेटिव आयन जो हम कह रहे थे वो ये बन रहा है। ठीक है, फॉर्मेट आयन अब हम इसको बोल लेंगे, और एच पॉजिटिव यहाँ से रिलीज हो गया है इस तरह से एच पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। जब इसने एच पॉजिटिव आयन यहाँ से दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर दे देगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज, पहले लोन पेयर भी डीलोकलाइज हो रहा था, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आ गया है तो उन नेगेटिव वो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, लोन पेयर फिलहाल डीलोकलाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो इस नेगेटिव चार्ज की डीलोकलाइजेशन हो रही है, और डीलोकलाइजेशन जहाँ पे होती है हम कहते हैं कि वो स्पीशी स्टेबलाइज होती है, वो उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फॉर्मेट आइन बन रहा है ये इसकी क्या हो रही है, इसको स्टेबलाइज कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो हम कहते हैं यहाँ से प्रोटॉन इजीली रिमूव हो जाएगा, और फॉर्मिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इसके ऑक्सीजन के इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। नेक्स्ट हम सिंपल एलिफेटिक एसिड को यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया गया है, जिसमें वो यहाँ पे कंपेयर कर रहा है एसिटिक एसिड को फॉर्मिक एसिड के साथ। एसिटिक एसिड हमारे पास ये है, और फॉर्मिक एसिड क्या था हमारे पास, यही सेम कार्बोक्साइल ग्रुप यहाँ पे ऐसे, और इस मिथाइल ग्रुप के साथ की जगह पे क्या था, एच। अब हम कह रहे हैं कि जो मिथाइल ग्रुप है वो इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। जब ये मिथाइल ग्रुप इंडक्टिवली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो हम कहते हैं कि यहाँ से जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की डायरेक्शन है वो इस कार्बोनाइल की तरफ है। जब ये मिथाइल ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी डोनेट कर रहा है, इसकी तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो इस कार्बोनाइल की जो डेफिशिएंसी थी वो थोड़ी सी कम हो रही है। मिथाइल ग्रुप यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दे के इसकी डेफिशिएंसी को कम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है इसको थोड़ा सा कंपैरेटिवली फॉर्मिक एसिड से थोड़ी सी इसमें फ़र्क आ जाता है इसके लीव करने पे। वैसे तो एसिटिक एसिड भी एक एसिडिक बिहेवियर रखता है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे इसको फॉर्मिक एसिड के साथ, जिसमें हमारे पास H है, और दूसरी साइड पे इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। डोनेटिंग वाला जो होता है वो कम होता है मिथाइल की निस्बत। तो
वो मिथाइल ग्रुप उस कार्बोनाइल की डेफिशिएंसी को डिक्रीज़ करके जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बॉन्ड ब्रेक होना था उसको डिक्रीज़ कर रहा है। मींस इसकी एस्टिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ कर रहा है ये मिथाइल ग्रुप। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास ये कुछ एसिड दिए गए हैं, इसकी pKa वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास ये एस्टिक एसिड है, नेक्स्ट प्रोपानोइक एसिड है, उससे नेक्स्ट हमारे पास ये ब्यूटानोइक एसिड है। ये सारे इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा। और इसकी pKa वैल्यू को हम चेक करें तो ये सबसे हाईएस्ट है, हाईएस्ट नहीं है, वेरिएट कर रही है, डिफरेंट है। ठीक है। अगमीज़ ये 4.76 है और 4.88 है। इसकी pKa वैल्यू देखें तो जिसकी pKa वैल्यू ज़्यादा है उसकी स्ट्रेंथ एसिड की कम है। अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, 4.88 हम कहते हैं ये वीक एसिड है, देन ये 4.76 वाले से। क्यों वीक एसिड है? क्योंकि ये हमारे पास है एस्टिक एसिड और ये है प्रोपानोइक एसिड। एस्टिक एसिड में कार्बोक्साइल ग्रुप के साथ एक ही मिथाइल ग्रुप अटैच है, लेकिन प्रोपानोइक एसिड के केस में कार्बोक्साइल के साथ दो मतलब इथाइल जो है वो अटैच है। अब इथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट जो डोनेटिंग है वो मिथाइल की निस्बत ज़्यादा होता है, इसलिए ये इसकी एस्टिक स्ट्रेंथ को मज़ीद डिक्रीज़ कर देता है। ठीक है। मीन्स जहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट स्पीशी आ जाएगी किसी एसिड के ऊपर, वो उसकी एस्टिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ कर देगी। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप आ जाएगा एसिड के केस में, वो इसकी एस्टिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देगा। ठीक है। अगर हम बेस की बात करें तो ये इसके रिवर्स हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वह बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप है तो वह बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अनसैचुरेटेड एलिफेटिक एसिड। अनसैचुरेटेड एलिफेटिक एसिड के मीन्स हमारे पास ये, जैसे हम कार्बोक्साइल ग्रुप की ही बात कर रहे हैं, उसके साथ हमने नेक्स्ट एक कोई ऐसा बॉन्ड लगा देना है जिसको डबल बॉन्ड हो। ये डबल बॉन्ड है। ठीक है। अब ये डबल बॉन्ड क्या है, इसको अगर हम सही ओपन करके लिखें स्ट्रक्चर को तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये कार्बोक्साइल इस तरह से होता है, इस तरह से। ठीक है। अब ये क्या है, इसके साथ ये इसके साथ डिलोकलाइज हो सकता है। ये इसको इधर शिफ्ट करेंगे, ये इधर इसको शिफ्ट करेंगे। ये भी क्या कर रहा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उसको डिक्रीज़ कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको साथ ही साथ देखें कि रेजोनेंस के लिहाज से उसकी बेशक डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन CH2 बॉन्ड जो है यहाँ पे हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, ये इलेक्ट्रॉन्स को विड्रा करेगा अपनी तरफ, ये वाला जो है। ठीक है। कहने के इनका इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रा करेगा। तो जैसे ही ये विड्रा करेगा क्या करेगा, ये इसकी एस्टिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देता है। तो हमारे पास वो कह रहा है कि ये एक है प्रोपेनोइक एसिड, जिसको हम एक्राइलिक एसिड भी बोलते हैं। उसकी pK वैल्यू है 4.25 कंपेयर्ड विद 4.88 ऑफ प्रोपानोइक एसिड, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड नहीं है। इसके अंदर क्या है, डबल बॉन्ड है। pKa वैल्यू किसकी ज़्यादा है, 4.88 की, मीन्स ये लेस एसिडिक है। और इसकी क्या है, ये ज़्यादा है, मीन्स सॉरी ये है कम है, तो ये मोर एसिडिक है। मोर एसिडिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है, यहाँ पे एस करेक्टर इंक्रीज़ हो गया है, क्योंकि sp2 है ना, ये वाली कार्बन दोनों, ये sp2 है तो यहाँ पे एस करेक्टर इंक्रीज़ हो गया है, वो उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बना देता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे पास विड्राइंग इफेक्ट रखता है, जिसकी वजह से वो उस कार्बोक्साइल ग्रुप की एस्टिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देता है। इसी तरह से अगर हम इसको कंपेयर करें इथाइन के साथ, जैसे ये है, तो इसकी एस्टिक स्ट्रेंथ इथीन वाले के केस से भी बढ़ जाएगी। मतलब सिंगल वाले की सबसे कम, उससे नेक्स्ट डबल वाले की, और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे होगा उसकी एस्टिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सटीट्यूटेड एलिफेटिक एसिड। मतलब एलिफेटिक एसिड है और उनके ऊपर कोई ना कोई सब्सटीट्यूशन अटैच है।
अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जो अटैच है, अगर हम इस केस में देखें तो ये एक हमारे पास एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ देखें ये एक मिथाइल ग्रुप एस्टिक एसिड है ये हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट है क्लोरो एस्टिक एसिड, नेक्स्ट है ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो और फिर डाई क्लोरो, फिर ट्राई क्लोरो। अब देखें ये सारे इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हैं, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, डाई क्लोरो और ट्राई क्लोरो। जब मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच होते हैं एसिड के केस में, तो वो स्टिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। आप टॉप से बॉटम देखें तो इनकी pKa वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो जैसे जैसे इनकी वैल्यू डिक्रीज़ होगी, इसका मतलब है कि एसिड स्ट्रॉन्ग है। सिंगल ग्रुप था ये फ्लोरो, आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, वो उस केस में भी डिक्रीज़ हो रहा है इसकी वैल्यूज़ और स्टिक स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो रही है। फ्लोरो के केस में देखें ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है। जैसे ही हम इसमें दो ग्रुप अटैच कर देंगे तो उनकी pKa वैल्यू और डिक्रीज़ हो जाएगी, मीन्स उसकी जो स्टिक स्ट्रेंथ है और बढ़ जाएगी। ट्राई क्लोरो के केस में देखें जस्ट 0.7 pKa वैल्यू, ये हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसके साथ अटैच हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रा कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रा करने की वजह से इनकी स्टिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हम अटैच कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे इथाइल, ये है हमारे पास 3 कार्बन एटम अटैच है, मतलब प्रोपाइल ग्रुप अटैच है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये प्रोपाइल के और इसकी जो सेकंड पोजीशन है ये कुछ इस तरह से कंपाउंड है। ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला है CH3, CH2, CH2 और C कार्बोनाइल और OH, ये हमारे पास कार्बोक्साइल ग्रुप है। सेकंड वाला है कि यहाँ पे Cl अटैच है, यहाँ से एक H रिमूव करके यहाँ पे हम Cl अटैच कर देंगे। और थर्ड वाले में क्या है हमारे पास कि जो थर्ड है उसमें Cl सेकंड कार्बन पे अटैच है यहाँ पे, फोर्थ वाले में Cl फोर्थ कार्बन पे अटैच है, ठीक है। अब इनका कंपेयर उन्होंने किया है। पहले तो हम अगर सिंपल इसको ब्यूटानोइक एसिड की बात करें तो यहाँ पे देखें ये सारे कार्बोक्साइल के साथ प्रोपाइल ग्रुप जो अटैच है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है। इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उधर क्या कर देगा, थोड़ा सा जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है तो इसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ कर रहा है थोड़ा सा, इसलिए इसकी pK वैल्यू सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट जब Cl अटैच हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग इफेक्ट रखता है तो इसकी स्टिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। अब यहाँ से यहाँ आप वैल्यू चेक करें, ठीक है। इसने वैल्यू इसकी डिक्रीज कर दी है, मीन्स इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो गई है। Cl डायरेक्टली अटैच था कार्बोक्साइल के साथ वाली कार्बन के साथ। अब थर्ड केस में हम देखें तो Cl जो है कार्बोक्साइल के साथ वाली जो कार्बन है उसको छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे अटैच है। तो हम कहते हैं कि जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट के केस में डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज़ होता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज़ होता है तो हम कहते हैं कि उसकी pK वैल्यू बढ़ जाती है और उसकी एसिडिटी डिक्रीज़ हो जाती है। इन दोनों केस को कंपेयर करो आप, ठीक है। यहाँ पे इसकी एसिडिटी जो है थोड़ी सी डिक्रीज़ हो गई है, लेकिन अगर इसको और फर्स्ट वाले को चेक करें तो ये मोर एसिडिक है देन इस 4.82 से, क्योंकि वहाँ पे Cl अटैच नहीं था। यहाँ पे बेशक थर्ड कार्बन पे अटैच है लेकिन उसका इफ़ेक्ट है, कम है लेकिन है। अब जैसे ही फोर्थ कार्बन की तरफ जाएंगे उसका इफ़ेक्ट थोड़ा सा और कम हो जाएगा, लेकिन अभी भी देखें इस सिंपल वाले केस से इसकी वैल्यू कम है, मीन्स ये इसकी निस्बत ये वाला मोर स्ट्रॉन्गर है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि उसके साथ Cl अटैच है, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप अटैच है जो कि फोर्थ कार्बन पे अटैच है, ठीक है जी। नेक्स्ट इसके साथ कुछ सब्स्टिट्यूटेड एथेनोइक एसिड की वैल्यूज़ हैं, आप इन लोगों को आप इसको देख लीजिएगा। कुछ डोनेटिंग, ये ज़्यादातर डोनेटिंग है, ये विड्राइंग भी है, आप इन सबको कंपेयर करके इनकी वैल्यूज़ को भी देख सकते हो। ये भी विड्राइंग इफेक्ट है इसका, ये वाला इस पर पॉजिटिव है। ये नाइट्रो ग्रुप भी कुछ इसमें विड्राइंग ग्रुप अटैच है, कुछ डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, तो आप इनकी स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट ये अब यहाँ तक हमने एलिफेटिक एसिड की बात की है, अब हम एरोमेटिक एसिड की बात करेंगे। एरोमेटिक एसिड हमारे पास वो होंगे जहाँ पे हमारे पास क्या होंगे, कोई भी बेंजीन है और उसके साथ
ये कार्बोक्साइल है, ये बेंजोइक एसिड है हमारे पास, ये सिंपल है। ठीक है, ये जो टेबल दिया गया है इसमें उन्होंने क्या किया है, पहला हमारे पास सिंपल ये है बेंजोइक एसिड, नेक्स्ट उससे हमारे पास उन्होंने क्या कर दिया है कि ये है बेंजोइक एसिड, इधर ही अटैच कर देती हूँ, ये वाली जो है ना, इस तरह से पूरी बेंजीन हो गई। और इसकी ऑर्थो पोजीशन, ये कार्बोक्साइल ग्रुप है, इसकी ऑर्थो पोजीशन ये बनती है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट इसकी मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, ये अगर का COOH है तो इसकी मेटा पोजीशन ये बनती है, नाइट्रो ग्रुप अटैच है। थर्ड है पैरा पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है। ठीक है, अभी हम सिर्फ इसी को डिस्कस करते हैं। थर्ड हमारे पास पैरा पे नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे कार्बोक्साइल और ये नाइट्रो ग्रुप अटैच है। ठीक है, इसकी अपनी स्टिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। आप लोगों को जो है मेसोमेरिक इफेक्ट भी पढ़ाया है, इंडक्टिव इफेक्ट भी पढ़ाया है, उसके बाद हमने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की बात भी की है। आप उसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जो ड्रा करते हो, आप देखते हो कि उसमें अगर कोई विड्राइंग ग्रुप अटैच है या डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे कम होती है और कहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, उसको आप कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रा करते हो ना, उस पर अगर हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, जैसे OH यहाँ पे अटैच है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स जहाँ पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, ये भी ऑर्थो पोजीशन है इसकी, और ये भी क्या है, ये पैरा पोजीशन है, ये नेगेटिव चार्ज, इन तीन पोजीशन पे जाता है। ठीक है, यहाँ ये वाली जो पोजीशन मेटा वाली हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं होता जब भी हम ड्रा करते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच जो होती हैं साइड्स होती हैं। अगर हम इसी तरह से विड्राइंग ग्रुप की बात करें, जैसे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, तो तब हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि इसने जब विड्रा करना है तो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना है, जब ये इधर करेगा तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, ये भी ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, जो कि डोनेटिंग के केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन की तरफ आ रही थी तो नेगेटिव चार्ज आ रहा था इन पोजीशंस पे, ऑर्थो और पैरा पे। लेकिन जैसे ही हमने नाइट्रो ग्रुप अटैच किया तो क्या हुआ, इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर इस यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैच होना हो, इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो, ई पॉजिटिव अब हम उसको बोलते हैं, तो उसको जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिलेगी वो वहाँ पे आके अटैच होगा। अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप अटैच है बेंजीन के साथ, जैसे मैंने OH लगाया था, तो उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज था, मींस ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये पोजीशन जो है इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट करेंगी। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप अटैच कर दिया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन तो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकेंगी ना। तो अब इस केस में इलेक्ट्रोफाइल जो है मेटा पोजीशन पे अटैच होगा। इस सेंस में हम कहते हैं कि अगर बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो अटैच होता है ऑर्थो और पैरा पे, या हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के केस में ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप जब अटैच होता है तो वो मेटा डायरेक्टर होते हैं, क्योंकि वो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैच होता है। तो इनके रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं उसी बेस पे हमने यहाँ पे इनकी स्टिक स्ट्रेंथ की बात करनी होती है। अब देखें कि और ये सिंपल है, ये इसकी पीके वैल्यू सबसे ज़्यादा, मीन्स ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है एज़ कम्पेयर टू इन 3 के। ऑर्थो पे देखें, मेटा पे देखें, पैरा पे देखें। ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, इसकी पीके वैल्यू कम है, सबसे कम है, सबसे कम है। इसका मतलब कि ऑर्थो पोजीशन वाला जो है ये ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है, ये देखें, ये हमारे पास है कार्बोक्साइल ग्रुप और इसकी ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप ने, मैंने कहा था जब ये अपनी तरफ विड्रा करता है तो इसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये होगा इसकी पॉजिटिव ऑर्थो पोजीशन ये, इसकी पॉजिटिव ऑर्थो पोजीशन ये, और इसकी पैरा पोजीशन कौन सी है, ये वाली। अब जब ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो देखिए इसकी ऑर्थो पोजीशन पे ही कार्बोक्साइल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है,
तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है, पहले ही ये कम थी, मज़ीद डिक्रीज़ हो रही है इस पोजीशन पे। तो यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होना आसान है, यहाँ से इजीली प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड है, जब बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप अटैच है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रा कर रहा है, उसका इफ़ेक्ट जा रहा है इस कार्बोक्साइल ग्रुप पे, तो वो इसकी स्टिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, इसीलिए इसकी पीके वैल्यू कम है। मेटा के केस में अगर हम देखते हैं तो उसकी जो स्टिक स्ट्रेंथ है क्या होती है, ये मेटा ये हो गया ना, ये लें, ये कार्बोक्साइल है और ये इसकी मेटा पोजीशन पे है। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे, अब ये दोनों, ये नाइट्रो और ये कार्बोक्साइल मेटा पोजीशन पे है। अब पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे नहीं जा रहा, तो जो पहला केस हमने डिस्कस किया उस केस में तो कार्बोक्साइल जिस पे अटैच था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। तो अब एक प्रॉपर सेंस बनती है कि इसकी एसिडिटी पहले वाले केस की निस्बत कम हो जाती है, ठीक है, इसकी एसिडिटी पहले वाले से कम होगी। लेकिन जो सिंपल बेंजोइक एसिड है उसके मुकाबले में ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप मेसोमेरिक इफेक्ट के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी रखता है। जब इंडक्टिवली ये विड्रा करेगा तो इस कार्बोक्साइल ग्रुप की एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है एज़ कम्पेयर टू सिंपल बेंजोइक एसिड। इसकी पीके वैल्यू को भी आप चेक कर सकते हो कि जो मेटा की पीके वैल्यू है वो सिंपल के केस में ये 3.45 और सिंपल बेंजोइक एसिड की 4.20, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पैरा के केस की बात करें तो पैरा के केस में हमारे पास वहाँ पे भी ये देखें, ये COH और ये नाइट्रो ग्रुप है, इसने ये ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज और पैरा पे पॉजिटिव चार्ज। अब अगेन देखें, जब ये दोनों पैरा पोजीशन पे हैं तो तब भी पॉजिटिव चार्ज इस कार्बोक्साइल जिस कार्बन के साथ अटैच है वहाँ पे जा रहा है, तो इसकी स्टिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। मेटा की निस्बत इसकी स्टिक स्ट्रेंथ क्या है, ज़्यादा है। लेकिन ऑर्थो और पैरा में अगर कंपेयर करें, दोनों के केस में पॉजिटिव चार्ज तो जा रहा था जिस कार्बन के साथ कार्बोक्साइल अटैच है, लेकिन ऑर्थो के केस में उसकी स्टिक स्ट्रेंथ पैरा की निस्बत भी ज़्यादा है। अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेसोमेरिक इफेक्ट भी रखता है और इंडक्टिव इफेक्ट भी रखता है। मेसोमेरिकली हमने देख लिया कि पॉजिटिव चार्ज जा रहा है उन पोजीशंस पे, तो वो उसकी स्टिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जो नाइट्रो ग्रुप है इंडक्टिव इफेक्ट रख रहा है, हम कह रहे हैं, तो ये ऑर्थो पोजीशन पे ये दोनों बहुत करीब करीब हैं, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो के केस में क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि पैरा ये बनती है पोजीशन, तो इस केस में इसका इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है इसकी निस्बत। तो हम कहते हैं कि जो ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड है वो मोर एसिडिक होगा, क्योंकि वहाँ पे मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट है और इंडक्टिव इफेक्ट ना होने के बराबर कह लें, वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ना होने के बराबर है। यहाँ पे दोनों इफेक्ट आ रहे हैं और दोनों ही विड्राइंग इफेक्ट हैं, और विड्राइंग इफेक्ट हैं तो उसकी वजह से कार्बोक्साइल जो है वहाँ पे प्रोटॉन को रिलीज़ करना बहुत ही इजी होता है और उसकी स्टिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। जब हमारे पास बेंजोइक एसिड के ऊपर दो नाइट्रो ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो क्या होता है, वहाँ पे उसकी स्टिक स्ट्रेंथ और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दो नाइट्रो ग्रुप जब विड्रा करेंगे तो उसकी स्टिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये कार्बोक्साइल ग्रुप और ये 3 पोजीशन इसकी ये बनती है और उधर से इसकी ये बनती है, ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट है इनका, क्योंकि ये दोनों मेटा पोजीशन पे अटैच हैं इस कार्बोक्साइल ग्रुप के। मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे नहीं है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, तो वो इंडक्टिव इफेक्ट इस कार्बोक्साइल की एसिडिटी को इंक्रीज कर रहा है, इसकी इंक्रीज कर रहा है। लेकिन देखें यहाँ पे फिर अगेन इसको कंपेयर करें और ऑर्थो के केस में, ऑर्थो की स्टिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है और ये जो दो नाइट्रो ग्रुप भी अटैच होने के बावजूद ऑर्थो के मुकाबले में लेस एसिडिक है। क्यों लेस एसिडिक है कि यहाँ पे जस्ट इंडक्टिव इफेक्ट है और यहाँ पे इंडक्टिव और मेसोमेरिक दोनों इफेक्ट है और दोनों ही विड्राइंग इफेक्ट हैं, ठीक है। आपने जब भी एसिड और बेस की बात करनी है तो आपने
इंडक्टिव इफ़ेक्ट और मीज़ोमेरिक इफ़ेक्ट दोनों को ध्यान में रखते हुए उनकी स्ट्रेंथ को डिसाइड करना है। इसीलिए ये सारे टॉपिक पहले पढ़ाए गए हैं और अब उन सारे टॉपिक जो हमने पहले पढ़े हैं वो सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने के बाद हमने एसिड और बेस की स्ट्रेंथ को डिस्कस करना है। ये था विड्राइंग का हम इफ़ेक्ट पढ़ रहे थे। लेकिन अगर हम डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि मिथाइल है वो अटैच करते हैं तो क्या होगा? वही बेंजोइक एसिड है हमारे पास, ये बेंजोइक एसिड है, मिथाइल ग्रुप अटैच करना है हमने। इसकी ये मेटा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है। अगर थर्ड केस देखें तो पैरा पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है। मिथाइल ग्रुप अगर हम सिंपल देखें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है तो हमने डायरेक्ट वो कह देना है कि इसकी क्या होती है, स्टिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है सिंपल के केस में। सिंपल से सिंपल जो बेंजोइक एसिड है वो मोर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। जैसे ही हम कोई डोनेटिंग इफेक्ट ग्रुप वहाँ पे अटैच कर देंगे तो उसकी स्टिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देगा। तो जो सिंपल बेंजोइक एसिड है वो मोर स्ट्रॉन्गर और जो मिथाइल बेंजोइक एसिड है वो लेस एसिडिक होगा। अब उसमें एक केस आ जाता है ये मेटा वाला और एक केस आ जाता है पैरा वाला। इन दोनों की वैल्यूज़ को देखें। मेटा के केस में इसकी वैल्यू है 4.24 और जो पैरा के केस में 4.34। पैरा के केस में इसका वैल्यू ज़्यादा है, मींस वैल्यू ज़्यादा है इसकी वैल्यू पैरा के केस में ज़्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है, डिक्रीज है, कम है एज़ कम्पेयर टू मेटा के। क्यों कम है कि मिथाइल ग्रुप डोनेटिंग इफेक्ट रखता है इंडक्टिवली, तो मेटा के केस में ये मिथाइल ग्रुप पैरा की निस्बत करीब है। ये देखें इन दोनों के दरम्यान में इतना डिस्टेंस है, लेकिन पैरा के केस में डिस्टेंस बढ़ गया है, इंडक्टिव इफेक्ट कम हो गया है। इसलिए ये क्या करेगा, ये इसकी जो है एसिडिक स्ट्रेंथ है पैरा के केस में इसकी ये वैल्यू ज़्यादा है तो वो कम हो जाती है और उसकी ज़्यादा हो जाती है। दूसरा इसमें हाइपर कंजुगेशन वाला इफ़ेक्ट भी आ जाता है। आई थिंक मैं इसको उल्टा बोल गई हूँ। ये इसका जो ये वाला है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू कम है, इट मीन्स ये ज़्यादा एसिडिक है। और ये वैल्यू ज़्यादा है तो ये लेस एसिडिक है पैरा के केस में। तो इसमें हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट भी आ जाता है। वो हाइपर कंजुगेशन के इफेक्ट के लिहाज से अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो क्या होता है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वैसे के वैसे ही हमारे पास उन पोजीशंस पे जा रही होती है। आप इनके सब के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे पहले अगर आपको समझ नहीं आती ना तो आप लोग इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रा किया करो और फिर देखा करो कि किस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, किस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज जा रहा है और कौन सी पोजीशन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रही है। जहाँ पे अगर किसी एसिड के साथ वाली पोजीशन या एसिड को उसको एसिड वाली जो पोजीशन है वहाँ पे उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मज़ीद डिक्रीज़ हो रही है या कोई मतलब विड्राइंग इफेक्ट है वहाँ तक, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हो जाती है। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है रेजोनेटिंग या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का। तो आप उसको अच्छी तरह से उसको ड्रा करना सीखो और जब वो जो है आप लोगों को समझ आ जाएगी तो फिर एसिड और बेस की स्ट्रेंथ आप लोगों के लिए हैंडल करना कोई मुश्किल नहीं रहेगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट होता है ओ एच ओ आर का, मतलब ए हमारे पास एक ओ एच है, ये भी डोनेटिंग इफेक्ट रखता है। ओ और आर मेथॉक्सी ग्रुप है, ये भी डोनेटिंग इफेक्ट रखता है। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, वो कह रहा है कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक ये बेंजीन है और उसके साथ ऑर्थो, ये ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा। पहला केस अगर हम देखें तो उसमें ये है, ये वाला देखें, ऑर्थो मेटा पैरा तीनों केसेस में एच ही है, मतलब कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है एच के अलावा। तो उन सब के केस में क्या है, इसकी पी के वैल्यू सेम है, उसकी स्ट्रिक्ट स्ट्रेंथ सेम है। लेकिन जैसे ही हम इसकी क्लोरो ग्रुप अटैच कर रहे हैं, क्लोरो ग्रुप अटैच कर रहे हैं, ये लें, ये क्लोरो ऑर्थो पे अटैच है और दूसरा एक केस है जिसमें क्लोरो ग्रुप हमारे पास क्या है, मेटा पे अटैच है। और फिर हम कहते हैं, ये बेंजोइक एसिड की बात कर रहे हैं, यहाँ से ऑर्थो पे और ये बेंजोइक एसिड और मेटा पे। और एक थर्ड केस है जिसमें
ये बेंजोइक एसिड यहाँ पे और पैरा पे अटैच है। अब क्लोरो ग्रुप के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये मेसोमेरिकली डोनेटिंग है, इंडक्टिवली क्या है, विदड्राइंग है। दोनों इफेक्ट को हमने फिर से डिस्कस यहाँ पे करना है, फिर से डिस्कस करेंगे। तो जब Cl जो है मेसोमेरिकली डोनेटिंग है तो हम कहते हैं ऑर्थो के केस में इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा में जाती है। ऑर्थो इसके पैरा में जानी है। ऑर्थो पोजीशन कौन सी बन रही है, ये, और ये कार्बोक्साइल वाली, और ये पैरा पोजीशन ये बन रही है। तो मेसोमेरिकली तो ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है, तो हम कहते हैं कि इसकी स्टिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है, पी के वैल्यू देखो, Cl की ऑर्थो के केस में 2.94 सबसे कम, मीन्स ये मोर स्ट्रोंगर एसिड है। इट मीन्स यहाँ पे जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट Cl का जो है वो मोर स्ट्रोंगर है, जो विड्रा करेगा और विड्रा करके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब डिक्रीज होगी वो मोर एसिडिक हो जाएगा और उसकी वैल्यू पीके की क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर मेटा के केस में देखें तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू 3.83 ऑर्थो के केस से ज़्यादा हो गई है, मीन्स ये लेस एसिडिक हो गया है। क्यों लेस एसिडिक हो गया है, हम यहाँ पे बात ही सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की कर रहे हैं। मेसोमेरिक इफेक्ट यहाँ पे इतना नहीं है, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। हमेशा जो हेलोजेंस हैं उनका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। तो अब ये ऑर्थो का केस था, जैसे ही हमने इसका मेटा का केस लेना है तो इन दोनों की डिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज। तो इसके मुकाबले में इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम, इसका इंडक्टिव इफेक्ट कम है तो स्टिक स्ट्रेंथ भी डिक्रीज। पैरा के केस में देखें तो मज़ीद डिस्टेंस बढ़ गया, इंडक्टिव इफेक्ट मज़ीद कम हो गया है और स्टिक स्ट्रेंथ क्या होगी, मज़ीद डिक्रीज हो जाएगी। यही केस ये दिया गया है। ठीक है, इसी तरह से ब्रोमो का होता है, उसमें भी क्या होता है, वो विड्राइंग इफेक्ट रखता है, इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट होगा तो इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी ऑर्थो के केस में। मेथॉक्सी और OH की बात करें, मेथॉक्सी में देखें ऑर्थो और मेटा और पैरा। ऑर्थो और मेटा के केस में उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तकरीबन सेम है, ओ पी के वैल्यू सॉरी, और पैरा के केस में थोड़ी सी ज़्यादा है। और हाइड्रोक्सिल के ग्रुप में देखें तो 2.98 4.08 इसकी इंक्रीज हो रही है वैल्यू, मीन्स एसिडिक स्ट्रेंथ सॉरी इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है यहाँ से यहाँ तक। से ऑर्थो से पैरा की तरफ आए तो उसकी जो वैल्यू हो, या ऑर्थो से पैरा की तरफ आए तो उसकी पी के वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। उसकी सेंस समझ आती है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखेगा तो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ये ले, ये कार्बोक्साइल ग्रुप, ये OH। अब यहाँ पे भी मेसोमेरिकली ऑक्सीजन जो है डोनेटिंग है, इसका लोन पेयर ऐसे डीलोकलाइज होगा। इंडक्टिवली ऑक्सीजन क्या है, विड्राइंग इफेक्ट रखता है, इंडक्टिवली विड्राइंग है। और मेसोमेरिकली क्या है, डोनेटिंग है। जब मेसोमेरिकली डोनेटिंग है, और दूसरी एक हम इसकी ये इफेक्ट भी बात करेंगे, दूसरा हमने इसका ये बात करनी होती है कि जो लीव करने के बाद, हम प्रोटॉन रिलीज करने के बाद जो इसका एनाइन बनता है, इसका जो है ये सॉरी इसको क्या बोलते हैं, इसका ये जो होती है कांजुगेट बेस जो बनती है वो उसकी स्टेबिलिटी की भी हम बात करते हैं। ये हमारे पास है और दो बेंजोइक एसिड, उसने प्रोटॉन को रिलीज़ किया और ये हमारे पास कांजुगेट बेस बन गई। वो कांजुगेट बेस जितनी स्टेबल होगी उतना ही वो मोर एसिडिक होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑर्थो बेंजोइक एसिड की, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की। यहाँ से प्रोटॉन वो रिलीज़ कर रहा है। ठीक है, प्रोटॉन रिलीज जब कर रहा है, पहले तो हम इसके ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसका मेसोमेरिकली। ये देखें, ये कार्बोक्साइल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्साइल है। इसने मेसोमेरिकली डोनेट करना है तो इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज और इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज और इसकी पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज।
इसलिए आज से तो हमें सोचना चाहिए कि इसकी स्टिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होनी चाहिए ऑर्थो के केस में, ठीक है। लेकिन दूसरा फैक्टर एक इंडक्टिवली विथड्राइंग भी आता है। इंडक्टिवली अगर हम देखें तो ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सिल का इनके दरमियान में डिस्टेंस बहुत कम है, तो इसकी स्टिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। अब दोनों फैक्टर इसके अपोजिट है। मीजोमेरिकली इसकी स्टिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होनी चाहिए, इंडक्टिवली इसकी स्टिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होनी चाहिए। थर्ड चीज़ इसमें आ जाती है कि इसका कंजुगेट बेस जो है उसके साथ उसमें अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व है। ये कंजुगेट बेस जब बना, इसने प्रोटॉन यहाँ से रिलीज़ कर दिया, ये कंजुगेट बेस है, तो ये OH और यहाँ से ये क्या करता है, ये यहाँ से इसको ये वाला जो है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होता है। ये जो डॉटेड लाइन है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें 6 मेंबर रिंग बना रही है। हाइड्रोजन से स्टार्ट करें इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग बन रही है। जहाँ पे 6 मेंबर रिंग होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ वो मोर स्टेबलाइज स्पीशी होती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसको स्टेबलाइज कर रही है ऑर्थो के केस में। मेटा के केस में क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं होगी, पैरा के केस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है। मेटा के केस में देख लें, ये हमारे पास अगर हम कहते हैं कि चलो देख लेते हैं कि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि नहीं, ये नेगेटिव चार्ज और मेटा ये है, ठीक है, ये मेटा। अब यहाँ से यहाँ 1 2, यहाँ से अगर नंबर शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7, ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। 7 मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाईली अनस्टेबल होती है। तो हम कहते हैं कि ऑर्थो केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो कि इसको स्टेबलाइज कर रही है, जिसकी वजह से ये इसकी एस्टिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रही है। देखें, इन मेसोमेरिकली वो कुछ और कह रहा था, इंडक्टिवली वो कुछ और कह रहा था, लेकिन जब हमने देखा इसकी कंजुगेट बेस की इसकी स्टेबिलिटी को, जो ये हाईली स्टेबल था, तो उसकी वजह से ये मोर एसिडिक होगा, ये जल्दी से इस प्रोटॉन को रिलीज़ कर देगा और ये स्टेबलाइज्ड स्पीशी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसी तरह से आप मेटा के केस में देख लें और पैरा के इस केस में देख लें, इनकी पी के वैल्यू जो है बढ़ गई है, पी के वैल्यू बढ़ गई है, तो इसका मीन्स इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गई है। वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट तो नहीं था, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट था। इंडक्टिव इफेक्ट और मीजोमेरिक इफेक्ट था। अब उसको कंपेयर करते हैं हम। मेटा की बात करें, मेटा की बात करें तो सॉरी, ये तो ऑर्थो ही हो गया। मेटा, ये कार्बोक्साइल, ये है मेटा। मेटा के केस में जब इसने रेजोनेट करना है तो इसके कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये इसके ऑर्थो पोजीशन पे जाना था नेगेटिव चार्ज, और इस पे जाना था। अब इस पे तो नहीं जा रहा ना, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं जा रही, नेगेटिव चार्ज नहीं जा रहा, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे इसकी एस्टिक स्ट्रेंथ को ये डिक्रीज नहीं करेगा OH मेटा के केस में। लेकिन पैरा के केस में अगर हम देखें, ये OH इसकी ऑर्थो पोजीशन, अब ये और ये पैरा पोजीशन। पैरा पोजीशन के केस में इसका जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बोक्साइल के साथ वाली कार्बन पे जा रहा है, तो इस केस में इसकी एस्टिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी मेटा की निस्बत। यही चीज़ इन दोनों स्ट्रेंड में दिखाई गई है। लेकिन ऑर्थो के केस में हमें कहना चाहिए था कि मेसोमेरिकली उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पे फैक्टर क्या आ गया, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन्वॉल्व होगी, जिसने इन सब की निस्बत ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड की जो एसिडिटी है वो ज़्यादा कर दी, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया, ठीक है। ऐसे सारे फैक्टर आप लोगों ने जहन में रखने होते हैं। मेथॉक्सी के केस में भी सेम ऐसे ही आपको मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों इन्वॉल्व होंगे, लेकिन उस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे हम कहते हैं कि ऑर्थो के केस में अगर हम बात करें मेथॉक्सी की, ये कार्बोक्साइल है और ये ऑर्थो का केस है, ठीक है। यहाँ पे मेसोमेरिकली देखें तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ तक जाती है, ठीक है, उसकी एस्टिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये इंडक्टिवली विथड्राइंग भी है। इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस भी बहुत कम है, इंडक्टिवली विथड्राइंग है, तो इसकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। मेटा के केस में देखिए तो वहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं है। मैं इसी के साथ मेटा ग्रुप कर रही हूँ, ये आप इसको फिलहाल के लिए, ये जो ऑर्थो है ना इसको भूल जाओ और मेटा पे आप
कंसंट्रेट करो। मेटा के केस में इसकी मेसोमेरिकली इसका कोई इफेक्ट नहीं जा रहा यहाँ तक इस कार्बन पे, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे ऑर्थो की निस्बत कम है, इसीलिए ऑर्थो और मेटा की जो पी के वैल्यू सेम है, मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ दोनों की सेम है। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों सेम है कि ए केस में मेसोमेरिक, ऑर्थो के केस में मेसोमेरिक और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों है, लेकिन मेटा के केस में सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है, वो इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्थो के केस में कम है। इस वजह से इनकी दोनों की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम है। लेकिन पैरा के केस में इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोक्साइल ग्रुप तक जाती है, जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से आप ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करोगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्राइंग है तो उसको बढ़ा देगी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो उसकी डिक्रीज़ कर देगी। ये आप सारे कंपैरिजन इसमें देख सकते हो। यहाँ तक हमारे पास एसिडिक जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है स्ट्रेंथ ऑफ बेस, तो वो हम वीडियो के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे।